नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका फातिमा लियाकत है। आज यूक्रेन और रूस की जंग को 50 दिन हो गए हैं। जो हालात अभी तक दिख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये लड़ाई जल्द रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सेना को लगातार हथियारों की सप्लाई यूरोप सहित अमेरिका की तरफ से की जा रही है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। महायुद्ध से तबाह हुआ मारियुपोल तो छावनी में तब्दील हुआ कीव शहर। मेन रोड को आप देखिए, इंडिपेंडेंस स्क्वायर के ठीक सामने का, जहां पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर, साथ ही साथ लोहे के ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रास्ते को यहां पर रोका गया है, ताकि कोई भी जो बड़ा वाहन हो, विशेष तौर पर मिलिट्री का वाहन हो, टैंक हो, वो यहां से ना गुजर सके। तो इस बीच खबर यह भी है कि हालात वहां कितने भी बदतर हो, अमेरिका की तरफ से सप्लाई लगातार की जा रही है हथियारों की। अमेरिका ने अपने सबसे ताजा खेप में यूक्रेन को कौन कौन से हथियार भेजे हैं, मास्टर स्ट्रोक पे सबसे पहले आपको उसी की जानकारी दे रही हूं। पहला हथियार है जेवलिन। ये 500 जेवलिन जो है वो भेजे गए हैं। इनका इस्तेमाल है युद्ध में टैंकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा 300 कैमिकाजी ड्रोन्स भी भेज दिए गए हैं और इसकी जो ताकत है वो है बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 18 होवित्जर तोपें भी अमेरिका की तरफ से रवाना कर दी गई है। इसका इस्तेमाल ये है कि लंबी दूरी से सैन्य ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। 10 आर्टिलरी राडार भेजे गए हैं। यूक्रेनी सेना इनकी मदद से रूसी तोपों की स्थिति जो है, लोकेशन जो है, उसको पता लगाने में कामयाबी हासिल कर सकती है और उसके बाद उस पर काउंटर अटैक कर सकती है। 2 एयर राडार भी भेजे गए हैं। इनका इस्तेमाल है एयर सर्विलांस का। एयर सर्विलांस में इसका इस्तेमाल करके सटीक लोकेशन जो है वो पता लगाई जा सकती है। 200 M113 गाड़ियां भी भेजी गई है। ये आर्म्ड पर्सनल कैरियर गाड़ियां होती है और इनका इस्तेमाल जो है वो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा 100 हमवी गाड़ियां भी भेजी गई है। इनका इस्तेमाल आपको मैं बता दूं, सैनिकों के काफिले को सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। और इन सब के अलावा 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। इनका इस्तेमाल आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट के अलावा अटैक करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे कई हथियारों की खेप है, लिस्ट है, जो अमेरिका पहले भी यूक्रेन को भेज चुका है। ये बड़ी वजह है कि यूक्रेनी सेना पिछले 50 दिनों से अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी रूसी सेना से टक्कर ले रही है। कई इलाके उसने वापस अपने कंट्रोल में लिए तो हैं, लेकिन पिछले 50 दिनों से जारी इस लड़ाई ने यूक्रेन को खून के आंसू रुला दिए हैं और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर आधारित। पिछले 50 दिनों से पूरा यूक्रेन रूसी सेना की गोलीबारी और बमबारी से जल रहा है। रूसी मिसाइलें यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को खाक में मिला चुकी हैं। जिन शहरों पर कभी यूक्रेन को नाज हुआ करता था, अब वो मटिया मेट हो चुके हैं। पचास दिनों से जारी जंग ने यूक्रेन की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल दी है। तस्वीरें चेर्निहिव की हैं। शहर में लोग वापस आए हैं। ये गड्ढा मिसाइल हमले से बना है। अपने शहर, अपने घरों को तबाह और बर्बाद देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। मारियुपोल की हालत भी ऐसी ही है। शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। ड्रोन से शहर की जो तस्वीर सामने आई है उसमें जबरदस्त लड़ाई होती हुई दिख रही है। धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। मारियुपोल के मेयर के मुताबिक शहर का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी हमले में तबाह हो चुका है। 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहाँ 1,000 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है, जिसमें 162 ऑफिसर्स हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ये दावा कर रही है कि उसने ब्लैक सी में मौजूद रूसी नेवी के एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्को पर हमला किया है और उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें उसी मॉस्को मिसाइल क्रूजर की है। दावे के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने इस पर 2 मिसाइलों से हमला किया है।
हालांकि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि क्रूजर में आग लगने के बाद उसने अपने जवानों को उसमें से सुरक्षित निकाल दिया है। खबरों के मुताबिक इसमें करीब रूसी नेवी के 500 जवान मौजूद थे। इस बारे में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। सभी घटनाओं की रिपोर्ट कमांडर इन चीफ को सेना से मिलती रहती है। ये सवाल रक्षा मंत्रालय के लिए है। यूक्रेन में रूसी सेना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों की अगली खेप वहां पहुंचने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिकी हथियारों की मदद से यूक्रेनी सेना रूस से अपने इलाकों को छुड़वा पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। एक्टिव वॉर जोन में लुहांस्क भी शामिल है। लुहांस्क में नीरज राजपूत को क्या मिला, आप भी देखिए। इस वक्त हम एक यूक्रेनी सेना के एक मोर्चे पे बंकर में आ चुके हैं। ये लुहांस्क का इलाका है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है, लेकिन उनके हथियार यहाँ पड़े हुए हैं। जैसे कि भी कैमरामैन मान ने दिखाया, एक रॉकेट लॉन्चर दिखाया है यहाँ पर, और भी यहाँ पर हथियार पड़े हुए हैं पुराने, देखिए। और ये जो हमें जानकारी दी गई है यहाँ पर मिलिशिया के द्वारा कि ये रॉकेट लॉन्चर जो है ये अमेरिकन है, यूएस का, क्योंकि यूक्रेनी सेना को अमेरिका से और दूसरे पश्चिमी देशों से मदद मिलती है। तो उनका ये कहना है कि ये सब इसी उनके जो बंकर है उसमें से उनको मिले हैं। ये एकदम नया रॉकेट लॉन्चर है। ये देखिए, ये भी किसी यूरोपीय देश का ही रॉकेट लॉन्चर, उनका कहना है कि ये किस देश का है। लेकिन जैसे कि अभी भी यूक्रेनी सेना को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। अब क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ये मांग करते हैं यूरोपीय देशों से और पूरी दुनिया से, अमेरिका से खास तौर से, कि उनको वेपन मिलने चाहिए। तो क्योंकि उनका जो मेन रूस का जो टारगेट था वो ये था कि यूक्रेन की सेना को डीमिलिटराइज करना, यानी कि उनकी पूरी सेना को ख़त्म कर देना, उनके आर्म्स, एम्यूनिशन डिपोज, उनके फ्यूल डिपोज, सबको तबाह करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इसलिए उनके पास अब वेपन्स नहीं बचे थे लड़ने के लिए, इसीलिए उन्होंने मांग की और उनको इस तरह के वेपन्स मिल रहे हैं। लुहांस्क शहर में तो सब कुछ सामान्य ही नजर आता है, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कहते हैं चप्पे चप्पे पर रूसी सैनिक और रूस समर्थित विद्रोही गुट के हथियारबंद लड़ाके दिखाई पड़ते हैं। रूसी सेना जो है और रूस समर्थित जो लुहांस्क मिलिशिया यानी विद्रोही है, वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं या फिर और दूसरे महत्वपूर्ण जो चेक पोस्ट होते हैं, नाके होते हैं, उन पर कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त हम लोग एबीपी न्यूज़ की टीम, मैं और कैमरामैन मान जो है वो लुहांस्क में ही, लुहांस्क जिसको कहते हैं, उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में है, जहाँ पर जिसको जो रूस समर्थित जो मिलिशिया है, विद्रोहियों हैं, उन्होंने अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है उसको। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे, उन्होंने ये दिखाने के लिए कि जब यहाँ पर जब यूक्रेन की सेना का अधिकार था, यूक्रेन की गवर्नमेंट का, तो उन्होंने यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो बिजली थी, पावर सप्लाई थी, वो तक भी बंद कर दी थी। इसीलिए बेहद ज़रूरी था कि इस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को जो रूसी सेना है और रूस समर्थित जो मिलिशिया है उसको कैप्चर कर ले, और उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर ये किया है। और मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज़ के दोनों संवाददाता, एक तो नीरज राजपूत जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, और दूसरा मृत्युंजय, दोनों वहां पर मौजूद हैं जहां पर युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से आपको मृत्युंजय कुमार दिखाई दे रहा है, और नीरज जो है बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के मौजूद है। नीरज और मृत्युंजय दोनों से एक सवाल है, शुरुआत नीरज आपसे कर रही हूँ, युद्ध रुकने के आसार है कि नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल 50वें दिन यही है रूबिका कि क्या युद्ध रुकेगा, कब थमेगा। लेकिन आज जो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली है उससे तो लगता नहीं है कि रुकेगा, क्योंकि अब रूस की जो सीमाएं हैं उनके अंदर भी रूस का दावा है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो साबोटाज कर रही है। जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी बताया कि एक शिप में जो आग लगी है वो भी साबोटाज जैसी ही घटना है। बेलगोरोड में भी जो बॉर्डर एरियाज हैं यूक्रेन से लगे हुए, वहां पर भी अटैक हो रहे हैं। तो रूस की सेना ने कहा है कि अब वो कीव के उन सेंटर्स पर, यानी कि
यूक्रेन की राजधानी के उन सेंटर्स पर अटैक कर सकता है जहां से ये पूरा दिमाग चल रहा है, यानी कि प्लानिंग जहां से हो रही है। तो ऐसे में अभी तक कीव पर इतने बड़े अटैक नहीं हुए थे। हमने एक टीवी टावर पर जरूर देखा था, लेकिन वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं हुआ था। लेकिन अब रूस ने कह दिया है कि वो कीव पर भी अटैक करेगा अगर यूक्रेन की सेना नहीं मानती है। और दूसरा एक कीव में मौजूद है मृत्युंजय, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कीव में अभी 2 दिन से कुछ हालात सामान्य दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, महिलाएं वापस आ गई है, अपने घरों को लोग पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस आ रही है कि कीव पे बड़ा अटैक हो सकता है, क्या आपके पास रिपोर्ट है? रुबिका, निश्चित तौर पर देखिए, आपने पहला सवाल पूछा कि क्या युद्ध रुकने के आसार हैं। बिल्कुल आसार नहीं लगते, बल्कि युद्ध और तीव्र होगा और हो सकता है दोनों देश अपनी रणनीति बदल दें। मैं अगर यूक्रेन की राजधानी कीव में हूं तो यहाँ की तस्वीर भी दिखाऊं और इसके बारे में बताऊं। देखिए, तैयारियां यूक्रेन की सेना ने शहर शहर और जगह जगह कर रखी है। आपको पता है यहाँ पर 2 प्रकार की धारणा है। एक, लोगों का मानना है कि रूस की सेना पहले यूक्रेन की ताकत को कम करना चाहता था, हथियारों को कम करना चाहता था और डॉनबास इलाके में पूरा वहां लड़ाई केंद्रित करना चाहता था और उसे अब कब्जे में लेना चाहता था। दूसरे लोगों का मत है कि नहीं, रूस वापस लौटेगा और कीव पर हमला करेगा, क्योंकि पिछली बार वो कीव को चारों तरफ से घेर चुका था। सभी के मन में सवाल था कि किस दिन रूस की सेना अंदर दाखिल होगी और हमला करेगी, लेकिन रूस की सेना अंदर दाखिल नहीं हुई। तो लोगों को लगता है कि एक बार फिर से रूस हमला कर सकता है। पर आपको बताएं कि हमने जो तस्वीरें और अपनी रिपोर्ट दिखाई कि लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन लौटने के पीछे एक वजह है। महीने भर बाद लोग लौटे हैं अपने साजो सामान को देखने के लिए, और सिर्फ घर के जो पुरुष हैं वो लौटे हुए हैं या फिर युवा लड़के या कुछ महिलाएं लौटी हैं अपने कुछ बचे हुए सामानों को लेने के लिए, और वो अपने सामानों को लेकर वापस लीव जैसे इलाके में जा रहे हैं जो कि पश्चिमी छोर पर आता है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। नीरज, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन वहाँ हालात ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ यूक्रेन और रशिया के बीच हालात ठीक नहीं है। दूसरा एक और जंग का कोना बना है और ये कोना है ताइवान स्ट्रेट। चर्चाएं बेहद तेज है कि जिस तर्ज पर रूस ने पहले कई महीनों तक वॉर एक्सरसाइज की, फिर यूक्रेन पर हमला किया, ठीक उसी तरह चीन भी पिछले कई महीनों से युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी तैयारी ताइवान पर हमला करने की है और इसमें एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। ये पेच कौन सा है? अमेरिका। ताइवान को अमेरिका लगातार बड़ी संख्या में हथियार बेच रहा है और चीन इस बात पर भड़का हुआ है। चीन की तरफ से ये तक कह दिया गया है कि अमेरिका बेहद खतरनाक रास्ते पर निकल चुका है। अगर उसने अपने कदम नहीं रोके तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? इस रिपोर्ट से समझिए। क्या चीन ये फैसला कर चुका है कि वो बहुत जल्दी ताइवान पर हमला करेगा? क्या चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान पर अटैक करने का प्लान बना लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ताइवान को यूक्रेन समझकर चीन बहुत बड़ी गलती कर रहा है? दरअसल ऐसे सवाल उठने के पीछे की वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से चीनी सेना लगातार ताइवान के करीब वॉर एक्सरसाइज कर रही है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से चीनी एयरफोर्स के विमान लगातार ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरह से ताइवान को अपना हिस्सा मानकर उसकी सेना को उकसा रहे हैं। शायद अमेरिका को चीन के इरादों की भनक लग चुकी है, इसीलिए पिछले साल से वो ताइवान के साथ हथियारों की बड़ी बड़ी डील्स लगातार कर रहा है। ताइवान को लेकर चीन के भड़कने की सबसे बड़ी वजह भी यही है, अमेरिका का ताइवान को भारी मात्रा में हथियार बेचना। चीन को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लगातार
अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। चीन की तरफ से तो ये तक कह दिया गया है कि अमेरिका ने ताइवान को हथियार देकर हर एक ताइवानी के शरीर पर बॉम्ब बांध दिया है। चीन के इस ताजा तरीन गुस्से की वजह भी अमेरिका और ताइवान के बीच हुई ताजा डील है। नई डील के मुताबिक करीब 725 करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा ताइवान ने अमेरिका के साथ किया है। इसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के उपकरण और सर्विस शामिल है। जनवरी 2021 से अमेरिका का ताइवान के साथ हथियारों का ये तीसरा सौदा है। अमेरिका द्वारा ताइवान को इतने बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराने को लेकर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका बेहद खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ठीक वैसे ही चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो क्या होगा। चीन को भी इस बात का अंदाजा होगा, क्योंकि यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर 50 दिन की लड़ाई और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी रूस कब्जा नहीं कर पाया है। जंग लंबी खिंच रही है। ठीक ऐसे ही ताइवान भले ही चीनी सेना के सामने एक छोटा सा देश साबित हो, लेकिन यूक्रेन की तरह वो भी चीन को नाको चने चबवा सकता है। चीन को बिल्कुल अंदाजा है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की हर मुमकिन मदद करेगा। यानी चीन के लिए ताइवान पर हमला करना बेहद मुश्किल हालातों को पैदा कर देगा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन का ही होगा। आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। सिर्फ अप्रैल के इस महीने में 3 बड़ी वारदात हो चुकी है, जिसमें कश्मीर की हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया है। इस बीच आतंकियों ने फिर एक पोस्टर जारी करके कश्मीरी हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज ही शोपियन में 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग तेज हुई है, क्या वो एक नए कश्मीर फाइल्स के खुलने का मंसूबा नहीं है? क्या पाकिस्तान में मचा सियासी घमासान इसकी बड़ी वजह नहीं है? इसका पूरा विश्लेषण आज हम करें, लेकिन पहले देखिए पुलवामा में आतंकियों की वो कायराना करतूत और इस करतूत पर कश्मीरियत का करारा जवाब। कश्मीर के अमन को एक बार फिर आंसुओं के दरिया में डुबोने की कोशिश हुई है। कलेजा हिला देने वाली ये चीख पुकार कुलगाम में बरपे आतंकी कहर की है। गांव काकरान जिला कुलगाम, तारीख 13 अप्रैल, शाम करीब 7 बजे। बस कुछ ऐसा ही हुआ और उसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते जब आंसू सूख गए तो बची सूनी आंखें, जिनमें सैकड़ों सवाल आज भी तैरते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि सतीश सिंह को क्यों मारा? सतीश को मारकर क्या मिला? और कश्मीर में कब तक ऐसे सतीश कत्लेआम का शिकार होते रहेंगे? सवाल पुराने जरूर हैं, लेकिन वारदात नई है और ये वारदात कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने का अलार्म बजा रही है। सतीश कुमार सिंह कुलगाम जिले के काकरान गांव के रहने वाले हैं और ये बिल्कुल सामने जो घर दिखाई दे रहा है, यही उनका घर है सतीश कुमार सिंह का। कल शाम करीब 7:30 बजे के आसपास 2 लोग आए यहाँ पर और उन्होंने आकर के गेट नॉक किया और कहा कि कुछ बात करनी है, बाहर आ जाइए। जैसे सतीश बाहर आए, अंधाधुंध फायरिंग की और यहाँ से फरार हो गए। ये जो किलिंग है ये कश्मीरी राजपूत की गई है। कल शाम 7:30 बजे जो फायरिंग हुई उसके बाद पहले कुलगाम के अस्पताल पे और उसके बाद श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही सतीश कुमार सिंह ने दम तोड़ दिया क्योंकि उनके माथे पर गोली लगी। आतंकियों की बुजदिली का शिकार हुए सतीश सिंह के परिवार की अनगिनत पीढ़ियां इसी कश्मीर की मिट्टी में मिल गई। उन्हें फिर भी डर नहीं लगा, लेकिन इस वारदात ने आसपास के कश्मीरी हिंदुओं को खौफजदा कर दिया है। आज तक तो नहीं कभी भी डर के जिए सर।
आज हमारी बरादरी बिल्कुल ओके थी। हमारे साथ उठना बैठना खाना पीना इनका बहुत अच्छा था। आज तक कभी ना हम डरे थे ना कभी डरने वाले थे। तो कुछ भी होता था जो पूरा गांव का गांव आ जाता था। आज पता ही नहीं है रात को कौन सा ये माहौल हो गया। ये लोग भी इफ्तियार कर रहे थे। आतंकी इस कश्मीरियत के दुश्मन है, लेकिन सतीश के कत्ल के बाद जो तस्वीर दिखी वो एक ऐलान है कि बंदूक की गोली से कश्मीरी तो मर सकता है, लेकिन कश्मीरियत नहीं। रमज़ान के महीने में किस तरीके से इस गांव के रहने वाले सभी मुसलमान जो शब यात्रा है उसमें शामिल हुए, उसकी ये तस्वीरें हैं। हर कोई इस घटना की निंदा भी कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो घटना है ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ लोग यहाँ के जो शांति का वातावरण है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हर कोई मिलकर रहना चाहता है। और इसी वजह से ये जो कश्मीर है उसकी कश्मीरियत और यहाँ की शांति हर किसी को पसंद आती है। सतीश को आखिरी कंधा देने के लिए दूर दराज से मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं। यहाँ रहने वाला हर मुस्लिम परिवार आतंकियों की परवाह किए बगैर हिंदू परिवारों की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा भाई है। बिल्कुल ना, ये हमारा भाई है। आज तक हमने हमारे पाँव में भी अगर कांटा चढ़ता था, हमारे पाँव में भी अगर कांटा लगा, गांव का पूरा चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये हमारे साथ खड़े पर खड़े रहते थे। मगर ये बीच में कौन सा आ रहा है ये कोई समझ नहीं आ रही है। इनको समझाइए कि डरने की जरूरत नहीं ना, हम उसके साथ हैं। कोई राजपूत यहाँ नहीं, कोई हिंदू नहीं। यहाँ कौन है? हम मुसलमान हैं। चाहे जो अलग-अलग गांव है, हमारा पड़ोसी, हम सब इसके हिफाजत करने वाले। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, लेकिन इनसे घाटी में सर उठाते आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सतीश की हत्या इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि इस वारदात से कुछ घंटे पहले ही ठीक वैसे ही एक चिट्ठी जारी हुई जो 90 के दशक में हुआ करती थी। यह हमारी आखिरी चेतावनी है। हम अल्लाह को मानने वाले तुम पर नजर बनाए हुए हैं। तुम लोगों ने कश्मीर को धोखा दिया है। हम एक एक कर कर तुम्हें मारेंगे। इस चिट्ठी के सामने आने के कुछ ही घंटे बाद आतंकियों ने सतीश को मौत के घाट उतारा। साफ है, इससे आतंकी कश्मीर में अपना खौफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी बेहुदगी क्या हो सकती है? अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, रमज़ान के महीने में इंसान का कत्ल करते हैं। सच्चाई ये है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 का सफाया होने के बाद आतंकी अपनी ज़मीन खो चुके हैं और इसीलिए पिछले कुछ महीनों से अचानक टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है ताकि दहशत का दायरा और बढ़े। ज़रा इस सिलसिले को आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 अप्रैल 2022 को पुलवामा में ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र सिंह और धीरज की हत्या आतंकवादियों ने की। अगले ही दिन पुलवामा में ही बिहार के पटलेश्वर और जाको चौधरी नाम के 2 शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। इससे पहले 21 मार्च को पुलवामा में ही बिहार के एक मजदूर बिसुजीत की हत्या कर दी गई। पिछले साल 5 अक्टूबर को मशहूर फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू का आतंकियों ने कत्ल कर दिया। उसके 2 दिन बाद एक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने एक टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद को मौत के घाट उतार दिया। ये पिछले कुछ महीनों की खौफनाक वारदात की लिस्ट आपके सामने रखी है, लेकिन साल दर साल आंकड़े ये बता रहे हैं कि आतंकियों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज कर दिया है। 2017 में कश्मीर के 11 अल्पसंख्यकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अगले साल इस संख्या में कमी देखी गई। 3 अल्पसंख्यक आतंकियों का शिकार बने। 2019 में 6 अल्पसंख्यकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस साल 370 के खात्मे के बाद घाटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिर 2020 में भी 3 अल्पसंख्यकों को आतंकियों ने निशाना बनाया, जबकि 2020 में पूरा साल कोरोना की वजह से बंद था। पिछले साल इस संख्या में तेजी आई। आतंकियों ने 11 अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। आंकड़े बताते हैं कि आतंकी घाटी में अपना वजूद बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में जो तेजी आई है और ध्यान रखिए, यहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं। सीधा कनेक्शन इसका पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुर्सी संभालते ही ये राग अलापा था।
उनके इस राग से ही ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में आतंक का खेल शुरू करने वाला है। और 2 दिन भी नहीं बीते कि शहबाज की शराफत से पर्दा उठ गया। इस तरीके के बयान देने से कहीं न कहीं जो आतंकी तत्व हैं उनका भी मन बढ़ता है और वो इस तरीके की हरकतें करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिसमें कि वो सॉफ्ट किलिंग, टारगेटेड किलिंग्स वगैरह का सहारा लेकर के अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो भारत विरोधी सोच है, जो कश्मीर को लेकर के उनकी जो जिस तरीके की सोच है, वो इसका एक निसंदेह एक जिम्मेदार कारण है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भले ही बदल गया है, लेकिन सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान कुर्सी हारने के बाद अब शहबाज शरीफ को भारत परस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शहबाज शरीफ सेना की बैसाखी पर सवार होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और उनका कार्यकाल महज 1.5 साल का बचा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जिस तरह से शहबाज शरीफ की घेराबंदी कर रखी है, उसको देखते हुए अपनी कुर्सी बनाए रखना और चुनाव में अपनी जमीन बचाए रखना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कश्मीर राग ही उनका आखिरी सहारा है। दरअसल शहबाज शरीफ कश्मीर में आतंक के पुराने पैरोकार हैं। जब वो कुर्सी पर नहीं भी थे, तब भी मंच और माइक मिलने पर कश्मीर राग छेड़ने से पीछे नहीं रहते। और अब जबकि उनकी कुर्सी दांव पर है, तो पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा उछालकर वो वोट हासिल कर सकते हैं, सेना को खुश कर सकते हैं। तो भला इस हथियार का इस्तेमाल क्यों ना करें? इसीलिए शहबाज की कुर्सी पर बैठते ही कश्मीर में आतंक का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की बड़ी वजह 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कश्मीर दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले खून खराबा तेज करके आतंकी ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में उनका वजूद बचा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्टिकल 370 के हटने और पीएम मोदी की नीतियों की वजह से कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान में बाजवा की बैसाखी पर सवार होकर पीएम की कुर्सी पर बैठे शहबाज शरीफ ने कश्मीर को जलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शहबाज के पीएम बनते ही कश्मीर में आतंकी वारदात में इजाफा हुआ ही आतंक की इस आग को और भड़काने के लिए शहबाज ने ऑपरेशन तालिबान भी शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों को तस्करी करके पाकिस्तान लाया जा रहा है। तस्करी का ये पूरा खेल पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के मास्टर प्लान के तहत खेला जा रहा है। इस रैकेट का कश्मीर कनेक्शन और इसके जरिए घाटी को सुलगाने का ISI का पूरा प्लान अब इस रिपोर्ट में। याद कीजिए, ये तस्वीरें सिर्फ 1 साल पुरानी है, जब एक बड़ी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेनाओं के पास न तो इतना वक्त था और न ही इतने संसाधन कि वो 2 दशक में लाए गए हथियार वापस ले जा सके। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में मेड इन अमेरिका हथियारों की बाढ़ आ गई। अमेरिकी सेनाएं सिर्फ गोला बारूद ही छोड़कर नहीं गई, बल्कि सैकड़ों की संख्या में टैंक, आर्म्ड व्हीकल तक छोड़कर चली गई। कई अमेरिकी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स भी तालिबान के अब कब्जे में आ गए हैं। अमेरिकी सेना जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, उसको लेकर उसी वक्त ही ये डर सताने लगा था कि ये हथियार दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये बात तय मानी जा रही थी कि तालिबान इन हथियारों को बेच सकता है और पाकिस्तान आतंकियों की मदद से इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और अब 1 साल भी नहीं बीता है कि ये डर सही साबित होने लगा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियार तस्करी कर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा कनाडा की एक मशहूर एजेंसी ने किया है। कनाडा के इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बड़ी संख्या में नए हथियार डीलर्स तैयार हुए हैं, जिनका सीधा कनेक्शन तालिबान से है। ये डीलर्स तालिबान से अमेरिका के छोड़े गए हथियार खरीदते हैं, फिर यही डीलर हथियारों को पाक अफगान बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। बॉर्डर से ये हथियार तस्करी कर पाकिस्तान ले जाए जाते हैं और बॉर्डर पार कराने का काम ISI कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2400 किलोमीटर का खुला बॉर्डर है।
इसमें कई जगहों पर तो दोनों देशों की सीमाएं भी तय नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फल और सब्जियों के सैकड़ों ट्रक रोज आते जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं ट्रकों के जरिए हथियारों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल कराया जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हथियार भेजने के 4 बड़े पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा तोरखम बॉर्डर, दूसरा है बलूचिस्तान का चमन बॉर्डर, तीसरा है उत्तरी वजीरिस्तान का गुलाम खान बॉर्डर और चौथा बजौर का नवा पास। इन्हीं बॉर्डर से ज्यादातर हथियार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान हथियारों का ये खेल सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल रहा है और अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आईएसआई हथियारों को आतंकी संगठनों तक पहुंचा रहा है, जिनके जरिए इन्हें कश्मीर भेजने की योजना है। इन खतरनाक हथियारों से लैस आतंकी भी कश्मीर भेजे जा सकते हैं। ड्रोन के जरिए भी इन हथियारों को भारत में दाखिल करवाया जा सकता है। भारत पर यह खतरा उसी वक्त मंडराने लगा था जब अमेरिका अफगानिस्तान में हथियार छोड़कर गया और अब यह खतरा बेहद करीब आ गया। हथियार के साथ अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। हथियारों के साथ तालिबान और आईएसआई का गठजोड़ नशे की खेप की तस्करी भी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान में शाहबाज की कठपुतली सरकार आने के बाद आईएसआई ने तालिबान से हथियार और नशे का कारोबार और बढ़ा दिया है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।